हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 21 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग न्यूज़ देखेंगे, ठीक है। और मेरा एक पर्पस रहता है कि जैसे पूरे मुद्दे करवाकर उसके बाद आपको एमसीक्यू करवाते हैं, उसी तरीके से चलेंगे और ठीक है। और आज आपके लिए एक आंसर क्वेश्चंस मैं फिर से दोबारा लाया हूँ, जो आपको पूरी तरह से मेंस का जो क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहला मुद्दा पे। क्या है हमारा पहला मुद्दा? देखिए क्या है, ये है आपका फर्स्ट मुद्दा है आपका। यूएस सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स ट्रम्प्स स्वीपिंग ट्रैफिक टैरिफ सॉरी क्या बोल रहा है, यूएस सुप्रीम कोर्ट हाल्ट्स ट्रम्प्स स्वीपिंग टैरिफ्स। क्या है कि मुद्दा जो ये है ना कि अप्रैल में 2025 में क्या करा था ट्रम्प, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो अप्रैल 2025 में कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे, यानी टैक्स लगा दिए थे, ठीक है। कारण क्या था कि अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा होता है, वो को क्या बता दिया, वो नेशनल इमरजेंसी बता दिया गया। और उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके यह फैसला लिया। मतलब क्या हुआ ना कि जैसे व्यापार घाटा जो चलने लगा था अमेरिका में, उसको क्या बता दिया गया ये आपका वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि ये नेशनल इमरजेंसी आ गया है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो कार्यकारी जो शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, उसका उपयोग करके इन्होंने क्या कर दिया कि ये आपका कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया, ठीक है। तो इसी को कोर्ट का, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ कोर्ट का फैसला जो आया 6-3 से जो फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन टैरिफ्स को असंवैधानिक और अवैध माना, ठीक है। जो भी टैरिफ जो लगाए हैं मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या माना गया, असंवैधानिक, यानी संविधान के उल्लंघन कर रहा है, यानी संविधान के खिलाफ है, ठीक है। और अवैध माना है, ओके। और कहा कि राष्ट्रपति अपने पावर्स का इतना व्यापक उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा ही अपना शक्ति का उपयोग ये कर दिया था। असहमति क्या है, तो आपका असहमति जो जज दो दिए हैं, जो इसका जैसे 9 बेंचों का जज था, जिसमें क्या है कि 6 लोग सहमति दिए और 3 लोग असहमति दिए। तो 3 लोग जो असहमति दिए हैं, तीनों जजों ने क्या विरोध किया है, जो कौन-कौन है, सैमुअल एलिटो और क्लैरेंस थॉमस और ब्रेट आपका कवानुगा, ठीक है। ये जस्टिस का तर्क है, जो ये तीनों का, इन्होंने कहा है कि जो ये नीति है ना, ये सही है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कानून जो है, मतलब जो आपका कानून के हिसाब से ये वैध है, यानी टेक्स्ट हिस्ट्री प्रेसिडेंट के हिसाब से ये क्या है, वैध बताया कि किन्होंने, जो आपका जो 9 जजों में से 3 जज जो विरोध कर रहे थे उन्होंने, ये ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे बड़ा जो संवैधानिक मुद्दा बनता है क्या है कि ये केस इन दो चीजों के बीच संतुलन पर है। कौन सा, तो एग्जीक्यूटिव पावर यानी वहाँ का राष्ट्रपति का शासन, यानी जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति की शक्ति। और आपका दूसरा जो है जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायपालिका की निगरानी। और जुडिशियल रिव्यू हमारे देश में भी आपका कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है। और ये भी एक फंडामेंटल आपका जो सॉरी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी आपका आधारभूत संरचना में ये जोड़ा जाता है कि कौन बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कोर्ट ने ये संकेत दिया कि नेशनल इमरजेंसी का दुरुपयोग करके अनलिमिटेड जो पावर है उसका नहीं ली जा सकती है, ठीक है, ओके। अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, तो देखिए कई कंपनियों ने पहले ही अरबों डॉलर का टैरिफ का भुगतान किया है, ठीक है। मतलब जो ये डोनाल्ड ट्रंप 2025 में जो टैरिफ लगाए थे अप्रैल में, तो कई कंपनी जो है अरबों डॉलर का यहाँ पे टैरिफ का भुगतान तो कर दिए है। जैसे आपका एग्जाम्पल में बताया गया है, कोस्टको आपका जो एक कंपनी है, ये कंपनी रिफंड की मांग कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन कंपनियों को जो पैसा लिया गया है आपका सरकार द्वारा टैरिफ के रूप में, तो वो क्या वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये अभी कोर्ट स्पष्ट रूप से नहीं बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग को ध्यान देना है ना कि सेपरेशन ऑफ पावर, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का दिया रहता है, ठीक है। क्या है, शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ा जाता है आपका
आपका न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको न्यूज़ तो पता चल गया कि जब से मान लिया जाए कि आपका जो टैरिफ लगा रहा था डोनाल्ड ट्रंप, क्यों लगा रहा था? तो वो नेशनल इमरजेंसी कह के लगाया, ठीक है? कारण क्या था कि व्यापार घाटा वहाँ हो रहा था। तो ये आप मुद्दा जान गए, इंटरनेशनल मुद्दा कि क्या होता है, ठीक है? और कितने बेंचों का जज है था, तो 9 बेंचों का जज ने ये फैसला दिया, 6-3 से फैसला दिया, ठीक है? 3 जज विरोध रहा, ठीक है? तो ये सब तो आप करंट हो गया ये, ठीक है? तो करंट का मुद्दा में ये आ सकता है कि जैसे बोल सकता है कि आपको कि सुप्रीम कोर्ट, जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को ये किया, ठीक है? मतलब असहमति जताया, तो ये आपका करंट बन गया। लेकिन इससे जो हम लोग निकाल के जो पढ़ना है और जो आपको मैं मुद्दा बता दिया, वो यही पढ़ना होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, कोई आपके जो न्यूज़पेपर रहते हैं ना उनको, ठीक है? एनालिसिस करके आपको सिंप्लीफिकेशन करके आपके लिए लाया जाता है, ठीक है? क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि सरकार की शक्तियों को अलग-अलग भागों में, अंगों में बाँटा जाए, ठीक है? 1 अंग, 2 अंग, 3 अंग, ठीक है? 3 अंगों में बाँटा गया है ताकि कोई एक संस्था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि मान लिया जाए कि कार्यपालिका बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाए और विधायिका के पास ज़्यादा शक्ति आ जाए, न्यायपालिका की ज़्यादा शक्ति आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? इसीलिए ये बनाया जाता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है? ये सिद्धांत सबसे पहले मोंटेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड था, उन्होंने अपनी किताब, जो बुक था उनका, स्पिरिट ऑफ लॉज, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, स्पिरिट ऑफ लॉज जो है आपका किसका है? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड का, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और यही बुक से आपका पहला जो सिद्धांत दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का, 3 अंग या 3 मुख्य अंग बताया था, कौन-कौन आपका? एक होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका कहते हैं। काम इसका क्या होता है? तो कानून लागू करना। देखिए, अभी उदाहरण के रूप में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस का जो अभी क्या है कि आपका कानून लागू कर दिया है, क्या? टैरिफ लागू कर दिया है, ठीक है? टैरिफ लागू किया तो ये आपका कानून बना दिया एक। अब ये क्या है? कानून लागू किए कर दिया। लेजिस्लेचर का काम है, जो जिसको विधायिका बोलते हैं, ये कानून बनाता है। लागू कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव। लेकिन बनाता कौन है? लेजिस्लेचर, यानी विधायिका। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट जो कांग्रेस है, वहाँ का जो संसद है, वो इसका कानून बनाया, ठीक है? तो कानून बनाया। और जुडिशियल जो है आपका, न्यायपालिका जो है, कानून की व्याख्या करना, ठीक है? क्या करता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस जो आपका व्याख्या किया, जैसे व्याख्या करने का मतलब ये होता है ना कि उसकी वैधता का जांच करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का गरिमा हो, किसी का स्वतंत्रता हो, कोई चीज़ इससे किसी का हनन हो रहा है, या इंटरनेशनल लेवल पर ये आपका कहीं न कहीं हनन कर रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का व्याख्या संवैधानिक रूप से ये सही है, वैध है या नहीं है, ये इसी सब चीज़ों का ये जाँच करता है। कौन? आपका न्यायपालिका। तो ये तीनों का अलग-अलग काम है। कानून तो बनाया विधायिका, लागू किया आपका ये कार्यपालिका, और उसका जाँच कौन करेगा? आपका जुडिशरी या न्यायपालिका, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सिद्धांत का इसका उद्देश्य क्या है जो लाया गया सेपरेशन ऑफ पावर? तो शक्ति का केंद्रीकरण रोकना। जैसे शक्ति का केंद्रीकरण क्या है कि मान लिया जाए कि आपका एग्जीक्यूटिव में ही यहीं रुक गया, और ये आपका न्यायपालिका के पास कोई शक्ति ही नहीं रहा, तो ये कहीं न कहीं सेंट्रलाइज़ेशन हो गया, यानी केंद्रीकरण हो गया, ठीक है? इससे क्या होगा कि तानाशाही आएगा, यानी तानाशाही से बचाने के लिए ये किया गया है, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखिएगा, तानाशाही से बचाव के लिए। डिक्टेटरशिप से बचाव के लिए लोकतंत्र की इससे रक्षा किया जाएगा। हर अंग को सीमित रखना है, किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं दिया जाना है। यानी इसको कहा जा सकता है चेक एंड बैलेंस, ठीक है? सिर्फ अलग करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को नियंत्रित करना, यानी चेक भी करना है, ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे एग्जीक्यूटिव कानून लागू करता है, तो लेजिस्लेचर उसको कानून बनाता है, और जुडिशियल कानून को रद्द कर सकता है। अगर वह क्या हो? असंवैधानिक हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है? तो वो क्या कर सकता है? उसको रद्द कर सकता है, ठीक है? ये पावर होता है, ठीक है? यूएसए और मतलब यूएसए वर्सेस इंडिया में क्या है? तो देखिए, यूएस जो है आपका, अमेरिका जो है, सेपरेशन ऑफ पावर को सख्ती से लागू करता है। देखिए, इतना सख्ती से लागू करने के जो करता है आपका, कौन कौन करता है? आपका अमेरिका करता है। तीनों अंग काफ़ी स्वतंत्र हैं। वहाँ अमेरिका का जो है, तीनों अंग अपने अपने जगह पे काफ़ी स्वतंत्र हैं, ठीक है? और वही भारत में आप देख लीजिए, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है पूरी तरह से कठोर नहीं है। चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत प्लस यहाँ सहयोग, यानी कोऑर्डिनेशन के तहत चलता है। जैसे आपका उदाहरण लिया जाए, तो एग्जीक्यूटिव जो हो गया,
लेजिस्लेचर से निकलता है, जैसे पीएम और पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो इन सब से मिलकर आपका लेजिस्लेचर भी बनता है। अब अमेरिका में जो है आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच स्पष्ट अंतर जो है, यह अंतर आपका क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, जरा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या अंतर है हमारा। तो ये हम लोग देखते हैं क्या अंतर बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका इसको डिफाइन किया गया है कि क्या है। तो इसका काम है कानूनों को लागू करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन करना। प्रमुख प्रेसिडेंट करेगा वहाँ का आपका, इसका जो एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट होता है वहाँ का प्रमुख। और उदाहरण के लिए अभी डोनाल्ड ट्रंप है, मुख्य कार्य है कानून को लागू करेगा, नीतियाँ बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध संभालना होता है। सेना का नेतृत्व करता है वहाँ का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ये होता है। सरल भाषा में अगर बोला जाए, जो फैसला लागू करता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है, ठीक है। तो ये सरल भाषा में है, ठीक है, समझने योग्य। दूसरा है जुडिशियल। न्यायपालिका क्या है, तो इसका काम कानूनों को व्याख्या करना, यानी इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। प्रमुख संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया। मुख्य कार्य क्या है, संविधान का रक्षा करना है। कानून सही है या नहीं तय करता है कौन, आपका न्यायपालिका करता है। सरकार के फैसलों का जांच करना, यानी जुडिशियल रिव्यू करना। सरल भाषा में ये बोल दिया जाए कि जो तय करता है कि फैसला सही है या गलत है, वो जुडिशियल होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में, इतना आसान भाषा में आपको समझाया गया है, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। और यहाँ आपका मेंस का क्वेश्चंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेंस का क्वेश्चंस आपको करवाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि जो हमारे वेब्स एकेडमी है वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नया लर्नर है प्लीज़। और जो भी पहले जो 1000 हमारे सब्सक्राइबर होंगे, हमारे द्वारा जो एकेडमी के द्वारा आपका लगभग फोर्थ जो है आपका फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। जैसे आपका ऐप पे कौन सा पहला जो है आपका 14वीं जो जेपीएससी है अभी जो होने वाला है मेन प्री, उसका मेंस आएगा। और मे भी अगर इसका प्री का टाइमिंग बढ़ता है तो प्री प्लस मेंस दोनों आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कौन सा कोर्स आएगा, 72वीं बीपीएससी आएगा, ठीक है। 72वीं बीपीएससी का कोर्स आएगा। थर्ड है आपका यूपीएससी जो है आपका 2027 और 28 वालों के लिए ये कोर्स आएगा, ठीक है। फोर्थ है आपकी मांग रहेगा, जो भी आपका ज़्यादा मांग रहेगा जिन स्टूडेंटों का, तो उनके लिए ये अलग से बैच लगाया जाएगा, ठीक है, कोर्स लगाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए, जो भी लर्नर पढ़ने आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए क्या है कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस आंसर लाया हूँ, ठीक है। मैं इसलिए फिर से करवा दे रहा हूँ, एक बार मैं और करवाया था और ये मैं आज फिर करवा रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिख पाएँ, ठीक है। और ध्यान से ये देखिएगा कि कैसे लिखा जाता है आंसर क्वेश्चन। देखिए क्या है, बोल रहा है सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत क्या है, क्या यह भारत में पूर्ण रूप से लागू है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 150 या 250 शब्दों में लिखना था। तो हम लोग क्या है यहाँ देखेंगे, पहले तो क्या करेंगे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत होता क्या है ये बताएंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का अर्थ है कि शासन की शक्तियों को 3 अंगों में, जैसे आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया जाए, ताकि क्या हो, शक्ति का केंद्रीकरण रोका जा सके। ये क्या हो गया आपका सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ हो गया। और यह सिद्धांत जो है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो आपका है उसका द्वारा प्रतिपादित किया गया था और यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से ये लागू कर दिया। तो ये आपका पूरे तरीके से है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन आपका लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे क्या बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि भारत के बारे में बोला गया है। तो भारत में क्या पूर्ण रूप से लागू है, तो अब इस पे आएंगे। देखिए भारत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं है, हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, बल्कि चेक एंड बैलेंस के साथ साथ ये लचीले रूप में अपनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान 3 अंगों के बीच कार्यों का विभाजन तो करता है, परंतु पूर्णतः जो प्रतिखनन नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस के साथ ही अभी हैं। और फिर देखिए उदाहरण आप बता दीजिएगा। उदाहरण के लिए आप चलिएगा कि कार्यपालिका जैसे आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, विधायिका से ही निकलता है, ठीक है। हमारा जो कार्यपालिका है वो आपका कहाँ से निकलता है, विधायिका से ही निकलता है, जिससे क्या होता है दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। यानी विधायिका और कार्यपालिका में भारत में आपका दोनों के बीच संबंध रहता है, क्योंकि विधायिका से ही आपका यहाँ भारत में कार्यपालिका निकलता है। वहीं न्यायपालिका विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना जैसे कार्यपालिका का विधायी कार्य है, ठीक है, तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका शक्तियों का आंशिक ओवरलैप को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आप बता दिए। अब निष्कर्ष यहाँ बताना है कि अतः भारत में सेपरेशन ऑफ पावर को कठोर पालन नहीं होता, बल्कि संतुलन और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित एक व्यवहारिक मॉडल अपनाया गया है, जो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। तो ये आप इतने अच्छे से आप बता दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगले बार जब मैं आपको मेंस का क्वेश्चंस दूँ, तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर ज़रूर लिखें, ठीक है। और ये आंसर आपको कहाँ लिखना है, तो बैप्स एकेडमी 24 जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहता है, प्लीज़ आप लोग लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और प्लस में आपका इंस्टाग्राम का भी आईडी दिया रहता है, तो प्लीज़ वहाँ से भी जुड़िए, ठीक है, इंस्टा पे भी। ओके। अब यहाँ इसका जो है अब एमसीक्यू हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या है एमसीक्यू, देखते हैं। पहला, सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत सरकार की शक्तियों के पृथक्करण करने की वकालत करता है। तो क्या ये सही है, तो ये सही है। ये भारत में यह सिद्धांत कठोर रूप से लागू है, नहीं, ये कठोर रूप से लागू नहीं है, यानी दूसरा हमारा गलत है। यह सिद्धांत तानाशाही को रोकने के लिए विकसित हुआ है, तो ये भी सही है, यानी 1 और 3। तो हमारा 1 और 3 आपका सॉरी, यह सिद्धांत सरकार की शक्तियों को पूर्ण पृथक्करण करने की, नहीं, यहाँ पहला भी गलत है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सी, सिर्फ केवल सी होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी ही है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है कि आपका निम्न में कौन सा चेक एंड बैलेंस का उदाहरण है, तो ये आप बताइएगा। न्यायपालिका द्वारा कानून की संवैधानिकता की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन है क्या कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो शक्तियों का विभाजन से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है, तो पहला कथन बोल रहा है न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह अलग है, क्या ऐसा है, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। केवल 3 सही, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, सॉरी मुद्दे पे आते हैं। क्या बोल रहा है आपका कि इंडिया टूक पार्ट एज ऑब्जर्वर इन द, आपका फर्स्ट बॉर्डर, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ था, फर्स्ट बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा मीटिंग सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा कहा गया, ठीक है। क्या है, क्या हुआ है, देखते हैं। भारत ने बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा की पहली बैठक में ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है। यह जानकारी कौन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, ठीक है, ने दिया है, ठीक है। ऑब्जर्वर का क्या मतलब होता है, थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ऑब्जर्वर सदस्य जो है बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या है, निर्णय लेने में जब डिसीजन लिया जाता है तो उसमें वोट नहीं कर सकता है, और औपचारिक सदस्य भी नहीं होता है। मतलब भारत ने न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखा है, मतलब तटस्थ का सॉरी, ओके। और गाजा मतलब ये किस चीज़ पे चला है, तो गाजा इशू जो बैकग्राउंड है वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। उससे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा गाजा गाजा का क्या मतलब है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। गाजा स्ट्रिप, ठीक है। देखिए, गाजा स्ट्रिप एक छोटी तटीय क्षेत्र है, ठीक है, छोटा सा तटीय क्षेत्र है जो आपका भूमध्य सागर में के किनारे पर स्थित है, ठीक है। ये सागर के किनारे पे स्थित है, और आपका यह फ़लस्तीन का हिस्सा है। जो फ़लस्तीन है ना, फ़लस्तीन इसका हिस्सा माना जाता है, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति जो है आपका उत्तर और पूर्व में, जैसे इसका उत्तर और पूर्व में मान लिया जाए आपका, ये आपका उत्तर पूर्व है, आपका उत्तर, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, सॉरी ये उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया, यानी उत्तर पूर्व में किससे लगता है आपका, इजराइल से लगता है, ठीक है। तो इजराइल से लगता है। और आपका दक्षिण में किससे लगता है आपका,
तो इजिप्ट से लगता है, तो ये इजिप्ट से लगा, ठीक है, यानी मिस्र से। और पश्चिम में जो आपका लगता है किससे लगता है, मेडिटेरियन सी से, ठीक है, यानी भूमध्य सागर से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ ये वही बताया, उत्तर और पूर्व इजराइल से, दक्षिण में इजिप्ट से और पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी से लगता है। बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र इसको माना जाता है। कहाँ गाजा स्ट्रिप है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का है, ठीक है। और राजनीतिक नियंत्रण जो है आपका 2007 से हमास का नियंत्रण है यहाँ। हमास को कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है आपका गाजा स्ट्रिप, तो ये इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष का एक केंद्र है। बार बार युद्ध और संघर्ष होते रहता है। रॉकेट अटैक्स वर्सेस एयर स्ट्राइक्स भी होता है। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी जैसे फूड, वाटर, हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बना रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका जो मेन है आपको यहाँ पे आपको बताना है कि गाजा का इशू क्या है। तो गाजा के बारे में आप बन गए, गाजा स्ट्रिप के बारे में देखिए। गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर के किनारे एक स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो लंबे समय से इजराइल और फ़लस्तीन के संघर्ष का केंद्र बना है, जो मैं आपको बताया। देखिए क्या है, 1948 में, इसके पीछे आप जब जाइएगा तो 1948 में इजराइल के गठन के बाद संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है। जो आपका फ़लस्तीन और इजराइल जो था ना, एक ही था, मतलब, ठीक है। तो लेकिन ये 1948 में बंटवारा हो गया इसका, ठीक है। 1967 में 6 डे वार चला, मतलब 6 दिन तक युद्ध चला। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। तो गाजा पर नियंत्रण कर लिया। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी बस्तियां हटा ली थी, मतलब जो बस्ती बसाया था ना, बेस वो हटा लिया था। 2007 में क्या किया कि हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। हमास का गाजा पर नियंत्रण हो गया। इसके बाद इजराइल और मिस्र ने गाजा पर नाकाबंदी लगा दी, ठीक है। ओके, तो ये आपका बैकग्राउंड है। हालिया संकट क्या है आपका, ये आपको पता ही है कि हमास और इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच हिंसक टकराव हो रहा है। रॉकेट हमले हो रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, भारी नागरिक हताहत हो रहा है, मानवीय संकट आ रहा है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, मेडिसिन स्टोरेज शॉर्टेज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। मुख्य मुद्दा क्या है, तो ये देखिए क्या है कि भूमि और संप्रभुता के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, टेरिटरी और सोवरेनिटी के लिए। जेरूसलम की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है। शरणार्थी समस्या हो गया, टू स्टेट सॉल्यूशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, ये आप देख लीजिए। तो एक स्वतंत्र इजराइल, एक स्वतंत्र फिलिस्तीन, ठीक है। वेस्ट बैंक प्लस गाजा को ही जोड़ रहा है। पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी मानने की मांग है। तो ये टू स्टेट सॉल्यूशन है, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है इसमें, तो भारत टू स्टेट सॉल्यूशन को समर्थन करता है और इजराइल और फ़लस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है। हिंसा की निंदा और शांति वार्ता का समर्थन देता है आपका भारत, ठीक है। अब ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग गाजा इशू भी जान गए, गाजा के बारे में भी जान गए कि कहाँ गाजा स्ट्रिप है। तो अब यह थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस जो आपका गाजा फॉर गाजा के लिए है क्या है, तो ये कोई अस्थायी या औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि यह गाजा संकट के समाधान के लिए बनाई गई एक इनिशिएटिव यानी पहल या प्लेटफॉर्म माना जा सकता है, ठीक है, ताकि गाजा का संकट से उबारा जाए। इसका उद्देश्य क्या है कि गाजा स्ट्रिप में चल रहे संघर्ष को कम करना है, ठीक है। युद्ध विराम सीज फायर को बढ़ावा देना है और क्या करना है कि मानवीय सहायता सुनिश्चित करना है और आपका दीर्घकालिक शांति व्यवस्था स्थापित करना है। इसमें शामिल कौन-कौन सा होता है, कौन शामिल होते हैं? तो देखिए इसमें शामिल जो है आपका विभिन्न देश, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कूटनीतिक प्रतिनिधि, ठीक है? भारत ने इसमें ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है। स्रोत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने बताया है, ठीक है? और मैं आपको गाजा का स्ट्रिप के बारे में बता दिया है। तो अब यहाँ पे आपके लिए क्या है, एमसीक्यू है, ठीक है? तो एमसीक्यू पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि पूछा इसी तरीके से जाएगा, इसीलिए मैं आपके लिए बना के लाता हूँ। देखिए गाजा स्ट्रिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? पहला जो कथन बोल रहा है कि यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, ठीक है? तो ये सही है। यह सीधे जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है। तो क्या सीमा साझा करता है? तो ऐसा नहीं है। 2007 से इसका नियंत्रण हमास के पास है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 और 3 तो इस तरीके से पता क्या है आपका, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आपको अगर जो आपको थ्योरी में बता रहा था आपको
उधर जो पढ़ा रहा था उसमें भी मिले। एमसीक्यू में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, ठीक है, जो मैं आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ वो भी, ठीक है। देखिएगा, आपको मैं अभी बताऊंगा। जैसे इजराइल फलस्तीन संघर्ष के संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का क्या अर्थ है, तो दो अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। गाजा स्ट्रिप किसके बीच स्थित है, तो ये आपके देखिए इजराइल और मिस्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गाजा स्ट्रिप पर नाकाबंदी में शामिल है, तो इजराइल है और इजिप्ट है, तो यानी एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर बी। जॉर्डन तो है ही नहीं, ठीक है। भारत की जो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है भारत का नीति। तो पहला कथन कर रहा है कि भारत टू स्टेट सॉल्यूशन को समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि भारत केवल फलस्तीन का समर्थन करता है, ऐसा नहीं है। और भारत इजराइल और फलस्तीन दोनों के साथ संबंध बनाए रखता है, तो ये सही है, यानी एक और तीन, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ओके, और अगला जो हमारा मुद्दा है, क्या बोल रहा है कि पैक जो है पुल्स अप गवर्नमेंट फॉर स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ संकल्प स्कीम, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मुद्दा क्या है, क्या हुआ है कि संसद की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जिसको पैक कहा जाता है, इन्होंने क्या कहा है कि स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, जिसको संकल्प फॉर्म में कह रहा है, योजना की धीमी प्रगति पर सरकार की आलोचना की है। कौन, आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके अभी चेयरमैन है केसी वेणुगोपाल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पैक का केसी वेणुगोपाल है। आपका ये देखिए, आपका क्या है कि स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी संकल्प योजना क्या है, तो उसके बारे में पढ़े, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, संकल्प भारत सरकार की एक कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य है कि देश में स्किल का ट्रेनिंग की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य हो गया। और शुरुआत इसका कब हुआ है, तो और मंत्रालय, तो ये आप याद रखिएगा, शुरुआत इसका लॉन्च 2018 में। मंत्रालय जो है ये आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये आप याद ही रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है कि शॉर्ट टर्म में स्किल ट्रेनिंग को मजबूत करना, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना, इंडस्ट्री के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करना, वंचित वर्गों जैसे एससी एसटी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग जो है, संस्थागत सुधार करना, और क्वालिटी ट्रेनिंग और असेसमेंट सिस्टम लाना है, ठीक है। इंडस्ट्री लिंकेज को बढ़ावा देना है, ठीक है। और डाटा ड्राइवन प्लानिंग करना है इसको। तो फंडिंग का पैटर्न इसका कैसा होता है, तो कुल लागत इसमें जो रहेगा ना, खर्च आपका 4455 करोड़, यानी 4455 करोड़ का लागत है। वर्ल्ड बैंक से सहायता इसको मिला है संकल्प योजना का। स्टेट और इंडस्ट्री भी इसमें योगदान कर रहे हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये हमारा आगे कि आपका कैग का जो रिपोर्ट के जो अभी रिपोर्ट आया उसी के अनुसार ये आपका पैक जो है आपका इसकी आलोचना किया है। देखिए, क्या है कैग, कैग आपको पढ़ा दिया गया है पॉलिटी सेक्शन में, आप जाइएगा, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पैक आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप जाइएगा, पॉलिटी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे बहुत अच्छे से आपका उसका अच्छा सा मतलब आपका एमसीक्यू भी अच्छे से करवाया गया है। क्या रिपोर्ट कंट्रोल आपको एंड ऑडिटर जो जनरल ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग जिसको बोला जाता है, इसे मुख्य समस्या बताया है कि केवल 44% बजट ही खर्च हुआ है आपका 2017 से 24 तक। काम की गति बहुत धीमी हुई है, ये कैग का रिपोर्ट बोल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस का पालन बहुत कमज़ोर हुआ है, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी है। और इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो मैं आपको बताया हूँ कि आपका 4455 करोड़, वर्ल्ड बैंक आपका 3300 करोड़ रुपया इसमें देगा, और स्टेट कंट्रीब्यूशन 660 करोड़, और इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन आपका 495 करोड़ है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 46% तो फंड दिया है, मंत्रालय ने उसका केवल 850 करोड़ का ही उपयोग किया है। देखिए कहाँ लीकेज हो रहा है, ठीक है। मुख्य समस्या क्या है, तो नन प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी की कमी, मॉनेटरी मैकेनिज्म का अभाव, फंड यूटिलाइजेशन में कमी, और एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा देरी जो हो रहा है, ये आपका
है। अब हमारे लिए क्या है, पैक की आलोचना देख लेते हैं। तो लैक लैकडासिकल, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यानी ढीला रवैया, अब प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ है और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो ये आप ये भी पैक ने बताया है, पैक द्वारा आलोचना किया गया है। अब यहाँ पे पैक पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है, जिसका काम सरकार के खर्चों के जांच करना है। इसका गठन कैसे होता है? तो गठन और संरचना देख लेते हैं। तो कुल सदस्य इसका 22 रहता है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा का होता है और 7 सदस्य राज्यसभा का होता है। कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है। चेयरमैन आमतौर पर विपक्ष से ही होता है, कोई विपक्ष नेता से, मतलब विपक्ष नेता ही होता है, मतलब विपक्षी दल के नेता से होता है, ठीक है। मुख्य कार्य आपका सरकार के खर्च को जांच करना, यह देखना कि पैसा संसद की अनुमति के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं, और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है, जो रिपोर्ट देता है, और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका काम है। किसका? आपका पैक का। पैक क्या नहीं करता? तो यह नीति मतलब पॉलिसी है, उस पर सवाल नहीं उठाता है, ठीक है, केवल खर्च और इम्प्लीमेंटेशन की जांच करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। महत्व क्या है इसका? तो महत्व जो है आपका कि सरकार को ये जवाबदेह बनाता है, भ्रष्टाचार और फिजूली खर्चा से रोकता है, पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल मजबूत ये करता है, ठीक है। पैक संसद की फाइनेंशियल वॉचडॉग, ठीक है, ये भी अगर बोला जाए तो ये भी आप याद रखिएगा कि संसद की फाइनेंशियल वॉचडॉग जो कैग के रिपोर्ट के आधार पर सरकारी खर्च की जांच करता है, यानी पैक है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा क्या है कि आपका एमसीक्यू स्टार्ट है। क्या बोल रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के संबंध में आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है पहला कथन हमारा कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो ये क्या सही बात है, 15 लोकसभा के और आपका 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल क्या है? इसका कार्य जो है सरकारी नीतियों का क्या है, समीक्षा करना। नहीं, ये नीतियों की समीक्षा नहीं करता है। यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट को जांच करता है। तो ये भी सही है, यानी 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पैक के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा है, ठीक है। तो ये समानता विपक्ष का ही सदस्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यहाँ पे सही हुआ। और हमारा अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पैक का प्रमुख कार्य है? तो ये आपका सरकारी व्यय का जांच करना, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका क्या कि पैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सरकार के खर्च की दक्षता यानी एफिशिएंसी की भी जांच करती है, ठीक है, सरकार के खर्च की दक्षता को। और दूसरा क्या है कि ये केवल लोक सभा से संबंधित समिति ऐसा नहीं है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ ए हो जाएगा, यानी केवल एक सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से इसका है कि पैक के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 22 है, जिसमें 15 आपका लोकसभा का है, ठीक है। मैं इसलिए इस पे जोड़ दिया हूँ ताकि आपको ये फंसा सकता है, और 7 राज्यसभा का है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं। अगले जो मुद्दा है हमारा कह रहा है कि कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो टू 4% इन जनवरी, आपका कास्ट शैडो ऑन आईआईपी, ठीक है। क्या हुआ है, भारत के जो 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है घटकर 4% जनवरी में रह गई है। पहले ये क्या था आपका, दिसंबर में 4.7% था, ठीक है। जनवरी पिछले साल 5.1% था, यानी ग्रोथ में स्लोडाउन यानी मंदी दिख रही है। और कोर सेक्टर क्या होता है पहले ये हम लोग जानते हैं, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कोर सेक्टर में ये मुख्य जो है 8 मुख्य कोर सेक्टर है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था की नींव माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर है, इसकी कितना वेटेज है वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन वेटेज के हिसाब से यूपीएससी में पूछ चुका है, और आने वाले एग्जामों में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या है, पहला जो है आपका पहला रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 28.4% इसका वेटेज है। ये वेटेज आपको याद करना पड़ेगा कि कौन पहले है, ठीक है, ये भी याद करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में आप बना सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपका 19.85%, ठीक है। और आगे जो है मतलब सबसे ज़्यादा आपका है अगर किसी में, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट में ही है, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक में आता है, इलेक्ट्रिसिटी में आता है।
मैं इसी तरीके अरेंज कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से 1, 2, 3 आप करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। स्टील आपका थर्ड में स्टील आता है 17.92%, कोल आपका 10.33%, क्रूड ऑयल 8.998%, नेचुरल गैस 6.88%, सीमेंट आपका 5.37% और फर्टिलाइजर 2.63%। तो ये आप या वेटेज भी इसका याद रखेगा। टोटल जो कोर सेक्टर का वेटेज जो है आपका 40.27%, आपका 40.27% ऑफ IIP यानी इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन जो है आपका उसमें है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया जाता है इसमें ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, और सबसे कम वेटेज जो है फर्टिलाइजर का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। कोर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो सीधे जो है आपका IIP इंडस्ट्रियल ग्रोथ, GDP ग्रोथ पर असर डालता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कोर सेक्टर, ठीक है। और अब हमारे लिए जो है कि ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। IIP, ठीक है, क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या है ये? तो IIP जो है आपका एक सूचकांक है जो देश में औद्योगिक उत्पादन मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट के स्तर को मापता है कि कितना आउटपुट हुआ, ठीक है, उत्पादन हुआ। सरल शब्दों में कहा जाए कि देश के उद्योग को कितनी तेजी से उत्पादन कर रहा है, उद्योग कितनी तेजी से उत्पादन कर रहा है देश के, तो इसको ये मापता है। और कौन जारी करता है? तो ये आप याद रखिएगा, NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओके। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आता है। कौन? आपका NSO, ठीक है। बेस ईयर इसका याद रखिएगा, तो वर्तमान में बेस ईयर अभी है 2011-12, ठीक है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। और IIP के कंपोनेंट्स क्या है? तो ये भी आप देखिए, सेक्टर और वेटेज कितना है? तो मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा आपका 17.63, और माइनिंग को आपका 14.37, और इलेक्ट्रिसिटी को 7.99%। तो ये आप याद रखिएगा। इसका यूज बेस्ड जो क्लासिफिकेशन भी होता है, जैसे आपका क्या है, IIP को डिमांड के आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे प्राइमरी गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गया, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया। तो ये सब आपका क्या है, इसका इससे इसके आधार पर भी बांटा जा सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके महत्व को समझते हैं। देखिए, महत्व इसलिए है ना कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिकेटर का ये काम करता है। इकोनॉमिक हेल्थ का सिग्नल ये है। पॉलिसी मेकिंग में जैसे RBI गवर्नमेंट इसका उपयोग करता है IIP का, ठीक है। लिमिटेशन भी है इसमें कि इनफॉर्मल सेक्टर शामिल इसमें नहीं किया जाता है। डाटा लैग है यानी डिले होता है, और रिवीजन इशू है इसमें, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा MCQ है। तो MCQ क्या बोल रहा है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह देश के औद्योगिक उत्पादन को ये मापता है। तो ये आप सही बात है। इसे वार्षिक रूप से जारी किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1 और 3, ठीक है। IIP में सबसे अधिक वेटेज किस सेक्टर को दिया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग, लगभग आपका 40% से भी 40% से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ओके। निम्नलिखित में कौन सा IIP का हिस्सा नहीं है? तो ये सर्विस सेक्टर। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा था कि आपको MCQ करने से ये फायदा होता है ना कि इसमें सेवाएं नहीं जोड़ा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, सेवाएं को आपको क्या करेगा, शामिल कर देगा कि इसमें गुड्स प्लस सर्विस दोनों को मापा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि IIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था के इनफॉर्मल सेक्टर को भी शामिल करता है, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फॉर्मल सेक्टर को शामिल करता है। इसका बेस ईयर 2011-12 है, और यह GDP का हिस्सा है। तो ऐसा ये GDP का भी हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर सेक्टर का वेटेज जो है आपका IIP के में लगभग आपका 40% है, तो ये सही है। IIP का उपयोग औद्योगिक ग्रोथ मापने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके, और आपकी क्या मांग है वो भी आप रखिएगा। और प्लीज़ जो भी नया लर्नर है, एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाइएगा। हमारे वेब्स अकेडमी को
जो है, जो भी पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए जो 4 फाउंडेशन कोर्स आएगा उनमें इनको ऐप पे रियायत दिया जाएगा, यानी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।